हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो पे हमने फिज़िक्स के सारे चैप्टर को देखा था कि किस चैप्टर को बायोलॉजी में, किस चैप्टर को केमिस्ट्री में, किस चैप्टर को फिज़िक्स में तथा किस किस चैप्टर को इन्वायरमेंट स्किल में रखा गया है। तो आज हम लोग फिज़िक्स भौतिक विज्ञान के जो चैप्टर है ना 10 से लेकर के हमारे पास दिया गया फिज़िक्स भौतिक विज्ञान में चैप्टर 10 से लेकर के चैप्टर 14 तक, ये हमारे पास फिज़िक्स का 5 चैप्टर है। 10 से लेकर के 14 तक 5 चैप्टर हमारे पास फिज़िक्स का है। जो हमारे पास फिज़िक्स का 10 नंबर यानी कि फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर है, बुक का हमारा 10वां नंबर चैप्टर, जो कि है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर को मैंने 18 टॉपिक्स में बांटा है। तो इस 18 टॉपिक्स को मैं अच्छे तरीके से अपने सारे वीडियोस में क्लियर कराऊंगा। तो देख लेते हैं कि ये जो 10 नंबर चैप्टर है इसका 18 टॉपिक क्या क्या है, जिसमें से हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा प्रकाश का परावर्तन। दूसरा टॉपिक हमारे पास है दर्पण। तीसरा टॉपिक हमारे पास है गोलीय दर्पण तथा चौथा टॉपिक हमारे पास है गोलीय दर्पण के प्रकार को पढ़ेंगे। पांचवा टॉपिक हमारे पास है पांचवा टॉपिक हमारे पास है अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब। 6 नंबर टॉपिक हमारे पास है उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब। 7वां नंबर टॉपिक हमारे पास है अवतल दर्पण का उपयोग। 8वां नंबर टॉपिक हमारे पास है उत्तल दर्पण का उपयोग। 9th नंबर टॉपिक हमारे पास है गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तक के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी, जिसमें से हम लोग नेगेटिव किधर होता है मिरर के, किधर पॉजिटिव लेंगे, इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने में ज़्यादातर सहायक होता है। इसके बारे में देखेंगे कि किधर हम लोग माइनस और प्लस लेते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपना 10 नंबर टॉपिक पे। हमारा 10 नंबर टॉपिक है दर्पण सूत्र तथा आवर्धन, यानी कि इसमें हम लोग मिरर फॉर्मूला को देखेंगे। 11 नंबर टॉपिक हमारे पास आ जाता है प्रकाश का आवर्धन। 12 नंबर टॉपिक हमारे पास आ जाता है अपवर्तनांक, जिसमें से 13 नंबर टॉपिक हमारे पास आ जाता है लेंस। 14 नंबर टॉपिक आता है लेंस के प्रकार। 15 नंबर टॉपिक हमारे पास आ जाता है उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट 16 नंबर टॉपिक हमारे पास है अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब को हम लोग देखेंगे। लेंस का 2 प्रकार होता है, दोनों प्रकार से बने प्रतिबिंब को देखेंगे। तथा 17 नंबर टॉपिक हमारे पास है लेंस सूत्र तथा आवर्धन। 18 नंबर टॉपिक है हमारे पास लेंस की क्षमता। तो ये हमारे पास कुछ 18 टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 का फिज़िक्स का। इसको हम लोग हर क्लास में एक एक वीडियो के साथ देखते जाएंगे, कुछ कुछ टॉपिक को कंप्लीट करते जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को आगे चल कर के सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से मैं क्लियर करवा पाऊँगा। तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे अपना टॉपिक में से जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसका पहला टॉपिक प्रकाश का परावर्तन के बारे में। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम लोग देखेंगे, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हमें बताता है इसका जो परिभाषा होता है उसको देख लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे हम कहेंगे? जब प्रकाश की किरण किसी एक चिकनी सतह या चमकदार सतह पर पड़ती है तो वो अपने माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई है। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको फिगर के साथ समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक फिगर को, जिसमें से हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पे कोई एक सोर्स है लाइट का। ठीक है, अब प्रकाश का स्रोत किसको हम लोग बोल सकते हैं? जैसे कि कोई बल्ब हो गया जिससे प्रकाश हमें मिलती है, जैसे बल्ब हो गया, कोई टॉर्च हो गया जिससे हमें लाइट मिलता है, या तो बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग देख पाते हैं प्रकाश का, जो कि है एक सन। ठीक है, सन से भी हमें प्रकाश मिलता है। तो मान लेते हैं कि कोई एक प्रकाश का स्रोत है यहाँ पे। ठीक है, कोई एक सन है जिसमें से बहुत सारा लाइट हमारे पास आ रही है।
ओके, जिससे सूर्य से क्या होता है, सूर्य से बहुत सारा लाइट हमारे पास आती है, ठीक है, बहुत सारा रे ऑफ लाइट इस तरह से आते रहता है। इसमें से हम किसी एक लाइन को कंसिडर करते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग देखते हैं किसी स्रोत से जब प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, आने के बाद किसी एक परावर्तक सतह, इसको मान लेते हैं हम लोग एक परावर्तक सतह है। अब परावर्तक सतह किसे कहेंगे, जो एक चमकदार सतह हो जिसमें से प्रकाश की किरण टकराने के बाद वापस लौट जाती है, ठीक है, उसको हम लोग करेंगे परावर्तक सतह, ठीक है। यहाँ पे नेमिंग भी मैं कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो जब हम लोग देखते हैं प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम, अब माध्यम के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते। देखो ये जो है ना, ये मिरर है, ये मिरर मान लेते हैं हमारा दो मीडियम को अलग अलग कर रहा है। जैसे कि ये एक माध्यम हो गया है, आगे चल करके हम लोग अपवर्तन में देखेंगे माध्यम के बारे में और अच्छे से, और ये मान लेते हैं कोई नीचे वाला हिस्सा दूसरा माध्यम है, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे जब प्रकाश की किरण किसी एक स्रोत से आ करके परावर्तक सतह पर पड़ती है, ठीक है, परावर्तक सतह पर जब पड़ती है तो पड़ने के बाद वो क्या उसी माध्यम में चली जा रही है वापस, वो पहले माध्यम से आने के बाद फिर पहले माध्यम में ही चली जा रही है, ठीक है। वो क्या हो रहा है, पहले माध्यम से आकर के दूसरे माध्यम में नहीं जा रही है, वो पहले माध्यम से आती है, परावर्तक सतह पर टकराती है तथा वो फिर से पुनः अपने ही माध्यम में वो वापस लौट जाती है। इस पूरी घटना को प्रकाश के हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन की घटना है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा नेमिंग को जान लेते हैं अच्छे से। ये जो है ना, आने वाली किरण जो रहती है, जो प्रकाश किसी भी स्रोत से जब आती है प्रकाश की किरण, ठीक है, जो आने वाली किरण होती है प्रकाश से, उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, यानी कि आने वाला किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। अब जब आने वाला किरण आता है और एक सतह, ये जो सतह है ना, ये जो सतह है इस पर टकराती है, ये सतह को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह, ठीक है, परावर्तक सतह। यानी कि एक मिरर को कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि कोई दर्पण होता है जिसमें से लाइट पड़ती है तो फिर वापस चली जाती है, तो दर्पण को हम लोग कंसीडर कर ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो लाइट आती है और जिस सतह पे पड़ती है ना, जिस सतह पे, उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह, ठीक है। अब परावर्तक सतह के, ये जो परावर्तक सतह है ना, इसके जिस बिंदु पे वो पड़ रही है, ये जो एक छोटा सा पॉइंट है ना, यहाँ पे वो पड़ रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। ये छोटा सा पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, जिस पॉइंट पे वो लाइट आकर के पड़ती है, ठीक है। अब पड़ने के बाद वो लाइट फिर क्या होती है, पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है। ये जो वापस लौट रही है ना, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। आने वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, जबकि वापस लौटने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं, वापस लौटने वाली प्रकाश को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। अब हम लोग इस मिरर के और ये आपतित मिरर के बीचों बीच एक अभिलंब को कंसीडर करते हैं। अभिलंब मतलब क्या होता है, जो कि 90 डिग्री पर खींचा हुआ है, ठीक है, अभिलंब को कंसीडर करते हैं और ये है हमारा अभिलंब, ठीक है। अब हम लोग क्लियर एक चीज देख पाते हैं कि ये जो आने वाली किरण है और टकरा करके वापस जाने वाली किरण है, ये दोनों किरणें ये अभिलंब के साथ कुछ ना कुछ एंगल तो यहाँ पे वो बनाएगा ही अपना, ठीक है। ये जो एंगल वो अपना बनाएगा ही, ये दोनों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब प्रकाश की किरण आती है, यानी कि आपतित किरण जो अभिलंब के साथ मिलकर के जो एंगल बनाएगा, तथा अभिलंब के साथ परावर्तित किरण जो एंगल बनाएगा, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे एंगल एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। अगर इस लाइन को हम लोग यहाँ से अगर खींचते हैं ना इस तरीके से, इसको मैं थोड़े अच्छे से बना लेता हूँ, जैसे कि ये लाइन को यहाँ से कंसीडर करते हैं ना अगर, तो यहाँ पे टकराने के बाद ये पुनः इधर की ओर वापस जाएगी, ठीक है। तो भी हम देखेंगे कि ये लाइन जो इसके साथ एंगल बनाएगी और ये जो इसके साथ एंगल बनाएगा, ये भी एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर ही होगा, ठीक है। यानी कि आपतित किरण अभिलंब के साथ और परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ एंगल बनाएगा, ये दोनों एंगल क्या होता है, जो कोण होता है वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कुछ, यहाँ पे मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ अच्छी तरीके से।
तो यहाँ पे अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो एंगल बनाएगा यहाँ पे, और ये परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाएगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। अब आने वाली किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को हम लोग बोलते हैं अपतन कोण, और इसको हम लोग दर्शाते हैं आई से, ठीक है। और परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाएगा उस कोण को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। और ये जो परावर्तन कोण है उसको हम लोग एंगल आर से दर्शाते हैं, एंगल आर से दर्शाते हैं। और अभी अभी मैंने कहा कि एंगल आई जो है, मतलब कि ये वाला जो एंगल है हमारा यानी कि आई, और ये जो एंगल है हमारे पास एंगल आर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल आई जो है वो बराबर होगा एंगल आर के, ठीक है। अब हम लोग परावर्तन का दो नियम को देख लेते हैं, ये किस नियम पे आधारित रहता है। वीडियो को पॉज करके आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परावर्तन का कुछ नियम। तो परावर्तन का नियम हमें क्या कहता है, ठीक है। परावर्तन का दो नियम है, पहला नियम और दूसरा नियम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा बाय मिस्टेकली यहाँ पे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो गया है। यहाँ पे ये जो है ये दूसरा नहीं होगा, यहाँ पे पहला होगा, ठीक है। और ये जो प्रथम है यहाँ पे ये द्वितीय होगा, यानी कि ये पहला नियम होगा और ये दूसरा नियम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नियम हमें क्या बताता है, परावर्तन कोण यानी कि एंगल आर, ये जो एंगल आर है हमारे पास, ठीक है, हमेशा अपतन कोण, हमेशा अपतन कोण यानी कि एंगल आई, यानी कि ये जो एंगल है हमारे पास, ठीक है, के बराबर होता है। अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था इसको कि एंगल आई और एंगल आर दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तक का पहला नियम, ठीक है, जो कि हमें बताता है एंगल आई और एंगल आर दोनों एक दूसरे के बराबर रहता है, ठीक है। दूसरा नियम हम लोग देखते हैं, परावर्तित किरणें यानी कि ये किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण यानी कि आने वाला किरण, ये किरण, ठीक है, और अभिलंब मतलब कि ये जो अभिलंब खींचा गया, ये तीनों ही क्या होता है, एक ही तल पर होता है, ये किसी दूसरे तल पर नहीं होता। यानी कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है, ये तीनों हमें किस तल पे दिखता है, एक ही तल के एक ही तरफ दिखता है। यानी कि एक ही तल के एक ही तरफ हमें दिख रहा है ना, यही तल के इसी तरफ हमें दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन का दूसरा नियम। यानी कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होता है, ये किसी भी दूसरे तल पर नहीं जाता, ये एक ही तल पे हमें दिखता है। ये हो गया हमारा परावर्तन का दो नियम, ठीक है। अब हम लोग इसका कुछ उपयोग को देख लेते हैं। परावर्तन के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, ठीक है। दर्पण में हमें अच्छी तरीके से परावर्तन का नियम दिखता है, यानी कि हम लोग जो यहाँ पे जो कंसिडर करते हैं ना मिरर, यहीं से तो हमें पता चल रहा है कि मिरर पे ही प्रकाश का परावर्तन की परिघटना होती है। मिरर पे ही हम लोग लाइट को, जब कोई भी लाइट आता है तो वो पूरी तरह से टकराने के बाद वापस लौट जाती है, जिस माध्यम से लाइट को मारा जाता है, मतलब कि लाइट को भेजा जाता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पहला एग्जाम्पल देख लिए मिरर को। प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ क्या होता है, यानी कि लाइट हाउस। लाइट हाउस में हम लोग बहुत बार देखते हैं ना कि जब कोई भी, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर जहाज़ों को दिशा बताने के लिए किया जाता है, लाइट हाउस के रूप में हम लोग जानते हैं। वहाँ भी हमें प्रकाश का परावर्तन की ही परिघटना को देखने को मिलता है, जिससे हमें उपयोग से जहाज़ों को रास्ता को बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल उपकरण या ऑप्टिकल फाइबर जिसको हम लोग बोलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर एक तरफ से एक वायर होता है, ठीक है, जो अंदर से खोखला रहता है। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग एक वायर है यहाँ पे, ठीक है, ये एक वायर है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक हमारे पास वायर है, ठीक है। ये जो वायर रहता है ना, इसके अंदर, ये जो अंदर है ना, एकदम इसके अंदर तरफ पूरी तरीके से चिकना रहता है, वो पूरी तरीके से वो वायर चिकना रहता है और बीच में वो खोखला रहता है। उसमें क्या होता है, प्रकाश की किरण जब आती है ना उस वायर पे, तो वो इस तरीके से टकराती है, फिर वापस जाती है, फिर टकराती है, फिर टकराती है, फिर टकराती है, यानी कि टकरा करके वो जाते रहती है आगे की तरफ। तो ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन की ही घटना है, ठीक है।
तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हम आगे जा कर के और भी देखेंगे। फिलहाल अभी सिर्फ समझो कि ऑप्टिकल फाइबर भी किसका एग्जाम्पल है, प्रकाश का परावर्तन का। ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे हमने अपना प्रकाश का परावर्तन का पूरी घटना को एक्सप्लेन किया, अच्छे तरीके से समझाया। आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया हो। और किसी को भी अगर इस टॉपिक के बारे में और कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो। बाकी जो भी नोट्स वगैरह है इसको आप लोग लिख भी सकते हो वीडियो को पॉज करके। अदरवाइज़ आप लोग अच्छे तरीके से आई होप कि मेरे बताने से समझ चुके हो। तो इसी तरह से मिलते हैं आप लोगों से एक और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो पे।